अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट मुनीज़ जहांगीर निजी मसरूफियत के बायस आज प्रोग्राम नहीं करेंगे, लिहाजा आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। नए पाकिस्तान की बात करें तो पीटीआई हुकूमत की एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का वक्त खत्म हो चुका है और अब अगला मरहला यकीनन बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, जिसका पहला निशाना आज लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर बन चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात अपोजिशन के गिर्द घेरा मजीद तंग कर रहे हैं। गिरफ्तार सियासतदानों की जेलों में आम अफराद से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही वजीर आजम ने प्रोडक्शन ऑर्डर कवानीन में तरमीम का भी कह दिया है। और सिंध में अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तब्दीली लाने की बातें हो रही हैं। इसी तरीके की कुछ मजीद बातें होंगी, आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं शौकत बसरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका आने का। और पीपल्स पार्टी की जानिब से नुमाइंदगी है खुर्रम परवेज राजा साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। और आपसे थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब। तो सबसे पहले शौकत साहब आपकी तरफ आता हूं। अब एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का वक्त खत्म हो चुका है। हमने देखा कि अब एफबीआर की तरफ से एक्शन लेने का आगाज भी हो चुका है। मामला कहां तक जाएंगे? आबिद भाई, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये स्कीम हमने अनाउंस की थी तो ये कहा था कि जिसके पास काला धन है, जिसके पास बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके पास जायदादें पड़ी हैं, अगर उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं करनी तो अल्टीमेटली जब डेट ख़त्म होगी तो एक ऐसा क्रैकडाउन होगा कि वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, हमारी कौम के लिए ज़रूरी है। और आपने देखा कि आज जब कट ऑफ लाइन ख़त्म हुई तो सबसे, और इनके लोगों के नॉलेज में ये नहीं था कि इस वक्त एफबीआर और फाइनेंस मिनिस्ट्री और हुकूमत सब लोग इस तमाम चीज़ें नॉलेज में हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने अपने नौकरों के नाम करवाई है, कौन कौन से किस किस के फ्रंट मैन है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई नहीं इससे बचेगा। और मैं सबसे पहले तो आबिद भाई ITV पे बैठ के ये कहता हूँ कि अगर पीटीआई के किसी सियासतदान की कोई बेनामी जायदाद है तो मैं अपोजिशन से कहूँगा, मैं लोगों से कहूँगा कि वो पॉइंट आउट करें, सबसे पहले वो जब्त होगी, ताकि घर से आगाज होना चाहिए। और यही प्राइम मिनिस्टर का वादा है कि पाकिस्तान के अंदर अब जब तक तमाम लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं होगी, पाकिस्तान जो कि 70 साल से यहाँ जंगल का कानून था, यहाँ पर सिर्फ एक ही काम था, लूटो और फूटो, और यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर किसी किस्म की ना कोई गवर्नेंस थी, ना कानून था। यहाँ ये था कि अगर कोई वजीर आजम है, अगर कोई सदर है, जितना बड़ा उहदा है उसके पीछे छुप कर आप चोरी भी करो, आप डाका भी करो, आप कमीशन भी खाओ, आप अपनी जायदाद भी। शौकत साहब मैं ये समझ लूं और हमें देखने वाले ये समझ लें कि एहतिसाब के जरिए ही अब निजाम आगे बढ़ेगा। देखें, जिस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतिसाब नहीं है, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हुआ यह है आबिद भाई कि जो जितना बड़ा ताकतवर था, जितनी बड़ी सीट पे था, उतना ही बड़ा उसने पाकिस्तान को डाका मारा है, बल्कि हमारी कौम के पाँव से जूता छीना है, गरीब के मुंह से रोटी छीनी है, उनसे तालीम छीनी है, उनसे सेहत छीनी है। अब जब तक वो लोग जो हॉली कॉज थे, वो लोग जो मुकद्दस गाय समझे जाते थे, वो लोग जो अनटचेबल थे, जब तक वो कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं समझता हूँ छोटे छोटे लोगों को जरा कुछ डिटेल में बता दें, मुकद्दस गाय किसको कह रहे हैं आप, किसके ऊपर हाथ डालेंगे? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में क्या था कि प्राइम मिनिस्टर होना, सदर होना, वजीर होना, जनरल होना, जज होना, ब्यूरोक्रेट होना, कारोबारी होना, बड़ा टॉप लेवल, ये लोग वो थे जो बिल्कुल अनटचेबल थे। वो लोग थे जो अपने आप को कानून से मावरा समझते थे। वो ये समझते थे कि ये जो 22 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर हम जो हैं 10% हैं या 5% हैं, सिर्फ हम जिंदा कौम हैं, हम सिर्फ इंसान हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। उनको जिस तरह उनको जेलों में रगड़ो, उनको दहशतगर्दी कराओ, उनसे डाके, वो यानी कि उनको ये समझते थे कि ये लोग इंसान है ही नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, पाकिस्तान में मैं फिर कह रहा हूँ कि बदकिस्मती ये हुई है कि यहाँ पर जब आमर आए, जो मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ, बड़े आमरों ने, वो अयूब खां हो, वो याया खां हो, वो ज़ियाउल हक हो, वो परवेज मुशर्रफ हो, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, ये उनके माथे में कलंक का टीका था। इन लोगों ने क्या किया? इनको इख्तिदार की हवस थी, पैसे का लालच था। इन लोगों ने अपने साथ कुछ सियासतदानों को मिला लिया,
कुछ लोगों और को मिलाकर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब आपकी हुकूमत रूल ऑफ लॉ कायम करेगी और एहतिसाब जो है वो उससे किसी तौर पर पीछे नहीं हटेगी। खुर्रम परवेज साहब, गुफ्तगू आपने यकीनन शौकत बसरा साहब की सुन ली होगी। अब एहतिसाब किसी सूरत रुकने वाला नहीं है और जैसे कि वो कह रहे हैं कि किसी सूरत किसी को मुकद्दस गाय हमारी हुकूमत में नहीं समझा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब, थैंक यू। सर, गुजारिश ये है कि किसने कहा है कि एहतिसाब को रोका जाए या किसने ये कहा है कि एहतिसाब का अमल नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। नहीं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि लोग मुझे प्रेशर डलवा रहे हैं दूसरे ममालिक से कि एहतिसाब का अमल रोक दिया जाए। देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि जो एहतिसाब का अमल है ना, प्योरली इससे कोई ताल्लुक नहीं है वज़ीर आज़म साहब का। एहतिसाब का जो अमल है उसका जो फैसला होना है या वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने करना है या वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने करना है, चाहे वो FIA है या दूसरी एजेंसीज हैं, और अल्टीमेटली इन सारे मामलात को कोर्ट में जाके तय होना है। तो पहली बात तो ये कि हुकूमत का काम एहतिसाब करना नहीं है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब जो ये बड़ी तवातुर से बात करते हैं, पहली तो बात है उनके पास कौन सा आईनी इख्तियार है जिसके तहत वो ये बात करते हैं। दूसरी बात है, अगर वो इतनी ये बात करते ही हैं तो ये मेहरबानी फरमा दे कौम पे और वो नाम ले लें कि उनसे ये NRO या कौन ये डिमांड कर रहा है कि एहतिसाब को नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू टैक्स एमनेस्टी, जिसका बड़ा जिक्र और चर्चा है आज। अब ये सब बात ही है, टैक्स एमनेस्टी जो है वो हर दौर में आती रही, हमेशा ये हुआ कि ये ऑफ़र की गई लोगों को। लेकिन उसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मौसूफ़ हैं वज़ीर आज़म साहब, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे, जब पिछले दौर में आई टैक्स एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई तो ये आए और ये अपनी फाइनेंशियल टीम के साथ आए और गालिबन असद उमर साहब भी मौजूद थे और इन्होंने कहा जी कि टैक्स एमनेस्टी जो है ये काले धन को, इनके जो अल्फाज थे कैटेगोरिकली वो ये थे कि ये काले धन को सफ़ेद करने का एक ज़रिया है और ये चोरों और डाकुओं को एक बहुत बड़ी रियायत दी जा रही है और हम इसकी मुखालफत करेंगे। और असद उमर साहब इनसे एक हाथ आगे थे, उन्होंने कहा हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करते, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब जब खुद मौसूफ आए तो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी अनाउंस कर दी। फिर ये भी फरमाते थे, जो मैं इनकी बातें याद करा रहा हूँ कौम को, ये कहते थे कि जब हुक्मरान चोर होता है, हुक्मरान करप्ट होता है, हुक्मरान नाअहल होता है तो टैक्स कलेक्शन गिर जाती है। तो आबिद साहब जहन में रखिएगा, मुझे अभी इदादो शुमार तो नहीं पता जो स्कीम के बाद कल तक या परसों तक वाज़ेह होंगे, अभी तो ये चल रही है स्कीम रात तक। 75 बिलियन रुपीस कह रहे हैं कि अब तक कलेक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन सर ये रात तक टाइम है। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट टैक्स कलेक्शन है, लोग एतबार नहीं कर रहे इन पे। अब बिल्कुल अगर किसी की बेनामी जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है जो छुपाई गई है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जाहिर नहीं की गई, बिल्कुल जी करें, इसका तो हर बंदा हामी है। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब आप कोई भी ऐसी कार्रवाई करते हैं तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि वो सिर्फ अपोजिशन के लोग उसके नरगे में आते हैं? क्या ये पिक एंड चूज किया जाता है? जब हम कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड करें और पूरी कौम कहती है सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हम कहते हैं, तो फिर नजर भी आना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। इसको पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक या PMLN स्पेसिफिक या अपोजिशन स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का जो है वो एहतिसाब सिर्फ नहीं होना चाहिए बल्कि सबका होना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं इस वक्त सेंटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया। अब जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से एमनेस्टी स्कीम का वक्त खत्म हो चुका है और आज जो है वो पहला निशाना भी बन गया, आप ही के पार्टी के हैं सेनेटर चौधरी तनवीर, आगे जाके आपको नून लीग के मामलात कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या मजीद इस तरीके से गिरफ्तारियां होंगी या लोगों को नोटिस दिए जाएंगे या बुलावा आएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। मेरे दोस्त जो बैठे थे फोरम बैठे हैं, क्योंकि मैं टेलीफोन लाइन पे हूँ, तो वो बात तो ठीक कर रहे थे कि जी वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से ब्रेक लेनी पड़ गई थी। बसरा साहब, एक बार फिर आपकी तरफ ही आता हूं। अब जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से ऑपोजिशन मुसलसल कह रही है कि ये एहतिसाब जो है वो इंतकाम हो रहा है, एहतिसाब नहीं हो रहा, पर्टिकुलर लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। हुकूमती बेंचेस पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो नैब को मतलूब हैं, उनके केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और खान साहब बार बार कह रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के खिलाफ जो एहतिसाब हो रहा है वो उससे पीछे हटेंगे नहीं। तो ऐसे में आने वाले वक्तों में पॉलिटिकल इंसर्जेंसी नहीं बढ़ेगी? आबिद भाई, आपको याद होगा कि जब पनामा वाला इशू आया तो मियां नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू हुआ तो नून लीग वालों ने चीखें मारनी शुरू कर दी
कि जरदारी साहब ने इतनी लूट मार की है, पीपल्स पार्टी उनको नहीं पूछ रहे। अच्छा, जरदारी साहब को वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, वो अरेस्ट हो गए। बाद में इन्होंने कहा देखें जी जजेस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। जब पता चला कि जी ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो रही है, जनरल को उम्र कैद हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जा रहे हैं, जजेस पे जा रहे हैं, फिर जब हमारे लोग पकड़े जाने लगे, क्या लेंगे ये तो बैलेंस हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनका एक और मैंने बहुत सारे दोस्तों को सुना, देखें जी ऑन लाइटर नोट, ये जी इंडिया का भी एहतसाब करें जी, अमेरिका का भी। यानी कहने का मकसद ये है भाई, आप गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, उसका कोई जवाब नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको जीआईटी ने कहा, आपको अदालतें पूछ रही हैं, और सबसे बढ़कर अदालत ने मियां नवाज शरीफ को करप्शन और बददयांती में सजा दी है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। दूसरी बात देखें आबिद भाई, मैंने आपके स्टार्ट प्रोग्राम में कहा था, और मैं सेनेटर साहब से भी कहता हूं और खुरम भाई से भी कहता हूं, वैसे तो दोनों एक ही हैं, दोनों में से कोई एक जवाब बेशक दे दे। 9 महीने पहले तक तो ये मुझे बताया गया था पीपल्स पार्टी में कि नून लीग जो है ये बददयानत भी है, ये डाकू भी हैं, ये चोर भी हैं, ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, ये मोदी के यार हैं। और नून लीग वाले बताते थे, मैं जलसों में कहते होते थे, अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ दूंगा, गला काट दूंगा, ये जो है ये जो जरदारी साहब है, माजी को रहने दे, माजी तो अच्छा नहीं, वैसे कह रहा हूं, बहुत सी बातें की, आज 9 महीने बाद, आबिद 9 महीने बाद क्या जादू हो गया, क्या कौन सा अमल हो गया कि फटाफट इनको याद आ गया कि दोनों तो बड़े पाक पवित्र हैं। हमारे लोग जब पकड़े जाते हैं, क्या अलीम खान मिनिस्टर नहीं है जो पकड़े गए? क्या सब्तैन खान जो वजीर हैं, कभी माजी में ऐसे हुआ था? लेकिन वो परवेज खटक की बात करते हैं, दीगर लोगों की बातें करते हैं। सुने, एक कमीशन बना है ना, कमीशन बना है, ये तो माजी में खैर सिर्फ कमीशन लेना जानते हैं, ये देना जानते थे। उस कमीशन के अंदर आज एहसन इकबाल का केस चला गया है। ये दोनों क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? मैं पीपल्स पार्टी को वैसे यहां पर, ये नहीं कि मेरी पुरानी पार्टी थी, इन्होंने एक अच्छा काम किया, बीआरटी के हवाले से पेशावर वालों ने उठे, रिकॉर्ड इकट्ठा किया और जाके दे दिए चेयरमैन नैब को। मैं इनको कहता हूं भाई, आपके पास बेनामी जायदाद, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह चुका हूं, सेनेटर साहब को भी कहता हूं, लेट आए हैं। सेनेटर साहब आप बोलिए, आपका तो राइट हैंड मियां नवाज शरीफ साहब का जो लैंड माफिया था, उनकी 6000 केनाल पकड़ी गई। अच्छा, ओमनी ग्रुप वालों की पकड़ी गई जो जरदारी साहब के राइट हैंड थे। मैं आपको इनको चैलेंज देता हूं, सिर्फ आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें, आप सिर्फ पोलिटिसाइज ना करें मामलात को। अगर आपके पास सबूत है बेनामी जायदादों के, आपके पास सबूत है करप्शन के, तो मेरे भाई ये वही अदालतें, अच्छी बात है कि आप जो है वो वही अदालतें हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं। आबिद, ये वही अदालतें हैं जब इनके हक में फैसला आता है, हक और सच की फतह होती है। चलें आपके इस चैलेंज पर ही बात कर लेते हैं ना। सेनेटर गौस साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली बताइए। बसरा साहब तो कह रहे हैं कि ओपन चैलेंज है, आप लेकर आ जाएं सबूत कि हमारे कौन से बंदे के खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है, हम उसको गिरफ्तार भी करवाएंगे, सजा भी देंगे। और मैं इनके साथ जाऊंगा भाई। इंशाल्लाह आबिद साहब, इंशाल्लाह हम देंगे। अभी ये जो चौधरी तनवीर साहब की खबर मीडिया पे खबर आई है, मतलब अभी एक तो कह रहे हैं कि जी आज टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो पहले इनको पता था कि फलां की जायदादें हैं। पहले तो बात में इनको ये क्लियर कर दूं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम थी, ये किसी पार्लियामेंटेरियन सेनेटर के लिए नहीं थी। और अभी जो इल्जाम लगाया है ना, ये इल्जाम तो लगा देते हैं, फिर उसको प्रूव होते होते भी टाइम लग जाता है, और फिर उनको यह मिल जाता है कि ये इनका ये काम है कि झूठ फौतान और इल्जाम लगाना कि फलां की 6000 कनाल पकड़ गई, फलां की 18,000 की थी। आप तक ये करते रहे कि नवाज शरीफ के और कहा कि 2200 और बार पड़े और उतने की इन्होंने करप्शन की है। जब कोर्ट का फैसला आया तो उसमें उन्होंने कहा कि करप्शन नहीं की है। अज्यूम करते हैं कि जी चूंकि उसे पैसे भेजे हैं तो कुछ मुलविस होंगे, अदालत ने ये कहा है। और जिस केस पे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस चीज पे ट्रायल कोर्ट ने उसी पे नवाज शरीफ को बरी किया कि उस पे सजा नहीं हो सकती, फ्लैगशिप केस में अल-अजीज़िया में उन्होंने सजा दी है। तो अदालतों पे अब केस है, इंशाल्लाह हम बताएंगे। और ये जो मैं तो पहले भी कहा था कि आप क्या गौस साहब अदालतों से मुतमईन है, मतलब कोई क्वेश्चन तो रेज नहीं कर रहे उनके किसी भी फैसले पर या किसी भी इक़दाम पर? जी हम मुतमईन इसलिए है कि वो अदालतें तो कोशिश करते हैं, ये उनको इंटरेक्ट प्रेशराइज करते हैं ना, उनको खान साहब देते हैं। अदालतें तो ठीक है, हम तो अदालतों के एहतराम कर रहे हैं। कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक नवाज शरीफ साहब तो जब वज़ीर आज़म है तब भी नैब के सामने पेश हुए ना, तो इन पे जो अगर जो उस पे खटक साहब पे जो अगर केस है, मालन जुबा वाला केस, और उसका या इवन इमरान खान पे है जो हेलीकॉप्टर केस है वो नैब में है, तो ये क्यों नहीं पेश होते उसमें? और या नैब की कोई जरूरत है ये इनको बुला ले? तो हम तो इस चीज के खिलाफ एहतसाब हो, एक अच्छा पाकिस्तान हो, हम तो चाहते हैं, लेकिन हमें
ये खामखा दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। कल राणा सनाउल्लाह को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और पता नहीं 21 किलो हीरोइन डाल दी। मेरे में एक छोटा सा एक लतीफा तो नहीं, मेरे एक दोस्त DIG दोस्त हैं, वहां से मुझे बात सुना रहे थे कि जी मेरे गाँव मिसाल देखिए, हमारे गांव में एक दफा एक गरीब से घर था, तो 7 उनके मेहमान ज्यादा आ गए, तो 7 वाले घर से चारपाई मांगी। तो उन्होंने चारपाई वाले ने उन्होंने कहा जी चारपाई तो चूंकि चारपाई देना नहीं चाहते थे, वो भी गरीब थे, उन्होंने कहा जी हमारे घर से 2 ही चारपाइयां हैं, एक पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं, दूसरे पे मेरी बहू और जो है ना वो बेगम सोते हैं। तो जो मांगने वाला चारपाई था उसने कहा जी आप चारपाई बिल्कुल ना दें, लेकिन कम से कम तरतीब ठीक कर लें। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जो तो इस साफ कर रहे हैं या जो इस तरह के भोंडे इल्जाम लगा रहे हैं, जब पोलिटिसाइज कर दिया है, तो कैसा तरीका है जिसको लोग माने भी से तस्लीम भी करें। जिस किस्म का ये एहतसाब कर रहे हैं, लोग मानने को तैयार हैं। जब राणा साहब को जगह पकड़ा गया तो कुछ सोशल मीडिया देख लें, कहीं किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और सारे इसको पोलिटिसाइज कर दिया, इन्होंने अपने सारा एहतसाब के अमल को मशकूक कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह के इन्होंने एहतसाब इस मुल्क में हो रहा है, इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, और जिस तरह नैब और FI और जिसको कर रहे हैं कि इनके खिलाफ केस। अच्छा, अब यकीनन ये हाई कमीशन बना दे, हाई कमीशन जब तक ये नहीं कहा गया कि PTI की हुकूमत ने उनको प्रेशराइज किया। ठीक है खुर्रम साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। आज जैसे कि 5 लोगों को कराची में नोटिस मिले हैं और ये दावा किया जा रहा है, तो आज खुद फिरदौस राशिद खावान ने कहा है कि ये वो अकाउंट्स हैं जो जरदारी साहब के बेनामी अकाउंट्स हैं। इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा, आया वाकई में ऐसा कुछ है? और दूसरी चीज ये कि आप लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कोई सिंध हुकूमत लेना चाह रहा है? अभी साहब, आपकी बात का जवाब देने से पहले मोहतरम बसरा साहब ने कुछ बातें की, मैं उनका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। लेकिन ये 8-9 माह हो गए ये करप्शन और चोर का शोर PTI वाले दोस्त करते हैं मीडिया पे आके, लेकिन उससे बात किसी तरफ लगती नहीं है। हम कोई ड्रॉ नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट क्या है। गुजारिश है जी, क्या इसमें कोई शक है? आबिद साहब मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात, वो भी चैलेंज अपनी जगह बहुत मौजूद है, बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे में जब फाइनेंशियली आप क्राइसिस में हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो जो वर्स्ट चीज़ होगी ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इस मुल्क के लिए। और अब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, कर क्या रही है गवर्नमेंट? इस वक्त ये कर रही है कि आप आ गए दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ। वज़ीर आज़म साहब को पंजाब में इन्होंने कोई MPS में लाने शुरू कर दिए। इससे बड़ी और क्या साफ तस्वीर होगी कि हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करके पार्टीज को तोड़ना शुरू कर दिया गया। सिंध की आपने बात की, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फरमाया कि जो गवर्नर सिंध हैं वो एक जादूगर हैं, और द मोमेंट उनको हम टास्क देंगे तो विद इन 48 आवर्स ही विल डिलीवर, और वहाँ पे गवर्नमेंट बदल जाएगी। अब क्या दुनिया से ये बात पोशीदा है कि वाज़े अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, और जब आप इस तरह करेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान होगा। और ये जाहिर क्या करता है, इसमें देखना ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग या जो पॉलिटिकल विच हंट है, ये क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है गवर्नमेंट की वीकनेस, ये जाहिर करती है कितना पैनिक है गवर्नमेंट के रैंक्स में। बताइएगा ना खुर्रम साहब, पैनिक है इस वक्त, संजीदा ले रहे हैं आप या आपकी पार्टी सिंध हुकूमत से मुताल्लिक जो बात हो रही है? सर हम तो कहते हैं लगाएं जोर जितना लगा सकते हैं आप, ताकि आपका असल चेहरा आवाम भी देखे और मीडिया दिखाए कि आपने क्या किया। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह सिंध की गवर्नमेंट का ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपना जोर लगा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो इस वक्त कन्फ्यूजन है ना इनके रैंक्स में, जो पैनिक है, जो बौखलाहट का शिकार है, ये ऐसी हरकतें जाहिर करती हैं कि हुकूमत के चल चलाओ का वक्त आ गया और ये आखिरी दिनों की हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब तक आपके मुल्क का आबिद साहब कानून कहता है कि जब तक कोई बंदा कन्विक्ट नहीं हो जाता वो इनोसेंट है, वो गिल्टी नहीं है। आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कौमी असेंबली पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, वो वहाँ पे खिताब भी करते हैं, कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग का कार्रवाई का भी हिस्सा बनते हैं। यार वहाँ पे एक वो सहाफ़ी निजी चैनल के एक और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, आप वो गवर्नमेंट जो है वो चलने नहीं देती इंटरव्यू। ये क्यों खौफजदा हैं? अगर ये इतने ही सब काम ठीक कर रहे हैं और इतने पॉपुलर हैं और लोग इनके साथ हैं, तो फिर ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? ये जाहिर करता है। चलें ये बसरा साहब से पूछ लेते हैं। बसरा साहब जवाब दें कि आपने क्यों इंटरव्यू नहीं चलने दिया? आपको मुजम्मत करनी चाहिए, आप जमहूरी आदमी। मैं खुर्रम भाई की बात का पहले जवाब दे लूं, बाद में दूसरा देता हूं सेनेटर साहब की। देखें कानून पर यही तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ ताकतवर के लिए और गरीब के लिए कवानीन अलग अलग है। लंबी बात मैं बात मुकम्मल कर लूं ना। एक मुलजम प्रोडक्शन ऑर्डर पे आता है, बल्कि मेरा तो इसके ऊपर हमने तो पार्टी में ही अपने इनपुट दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को
कि जिस मुलजम पर अरबों खरबों के इल्जामात हों डाके चोरियों के, और वो बंदा जो ये कहे कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, जो ये कहे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराएगा, मुझे अफगानी होने पर फख्र है, इनके अगर जब तक वो जेलों में हैं उनकी मेंबरशिप सस्पेंड होनी चाहिए। उनको कोई हक नहीं है, खा वो तहरीक इंसाफ का हो खा किसी का हो। लेकिन बसरा साहब, जरदारी साहब ने तो ये नहीं कहा ना, ख्वाजा साद रफीक ने तो ये नहीं कहा ना, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये बात कभी नहीं कही। जरदारी साहब की बात पे आ जाते हैं। मुझे बताइए, जरदारी साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर पे लाया गया था पार्लियामेंट का अंदर वर्किंग के लिए, काम करने के लिए। क्या एक मुलजम को बर हक है अगर इंटरव्यू देने का? तो जेलें भरी पड़ी हैं डाकुओं को, चोरों को, बसरा साहब में लिखा हुआ है ना 73 से ये चीज चल रही है, ये ड्यू प्रोसेस है। आबिद, मैं और बात कह रहा हूं, एक मुलजम, जरदारी साहब का स्टेटस ये है कि अंडर कस्टडी एक मुलजम है, और वो अंडर कस्टडी क्या एक नेशनल चैनल को क्या इंटरव्यू दे सकता है? ये मेरी तो समझ से बात है। इंटरव्यू वाली बात, अगर ऐसे करना है तो काम करें आबिद, एक काम करें, ये जेलें खोले, क्यों लोगों को अंदर रखा हुआ है? उन सब को छोड़ दें, अदालतें खत्म कर दें, मैं बात मुकम्मल, अदालतें खत्म कर दें या टीवी पे लाके बिठा दें उनको, वो इंटरव्यूज दें, मीडिया फैसला करे, ये बरी, इसको सजा, बाकी फारिग। बसरा साहब, ये मामला तो एक तरफ हो गया, ऑपोजिशन ये कह रही है जब इतना संगीन मसला है, मईशत इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, उस वक्त ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं कि नून लीग के कुछ लोग जाके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आप लोगों पर लग रहा है? जवाब दे दूं ताकि फिर दोनों भाई बात कर लें। न्याय साहब ने एक बात कही थी राना सनाउल्लाह वाले केस की, बाकी केस विक्टिमाइजेशन हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किस चुप करके क्यों बैठे हुए राना सनाउल्लाह के केस में, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये वहां पे हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? कितना जुल्म हो गया, इतनी ज्यादती हो गई, या टीवी पे पॉइंट स्कोरिंग ना करे ना, वहां पर जाए, अदालतों के दरवाजा खटखटाएं। इनको तो अदालतों पर यकीन है, अभी कह रहे थे। और दूसरी बात मैं फिर अर्ज करूंगा, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, मेरे भाई बात सुने, ये आबिद वो लोग हैं जो इनकी लूटमार से तंग हैं दोनों पार्टियों की, ये वो लोग हैं जो इनकी करप्शन से तंग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर 70 साल ये तीनों खानदान अमीर से अमीर तर हो गए, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया, हम इनका साथ नहीं देते। मुझे बताइए, ये बड़ी बातें करते हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के तो बानी जो है वो मियां नवाज शरीफ है। क्या यहां पर छांगा मांगा, ब्रीफ केस की सियासत, मैरियट की सियासत, खरीदो फरोख्त की सियासत, माजी को दफन करने की बातें होती रही है ना, तो माजी को दफन करना चाहिए। आगे जो है वो बेहतर से बेहतर फैसले लेने चाहिए, वो रिवायतें दोबारा जिंदा नहीं करनी चाहिए जो नब्बे की दिहाई में हम करते रहे हैं। गौस साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा, साहब जरा गौस साहब को टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा मैं गौस साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। गौस साहब, ये बताइएगा, जितने भी लोग आपके गए हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, आखिर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं आपकी क़यादत से? क्या वजह है, क्यों गए? देखो जी, अभी खुद ये फरमा रहे थे शौकत साहब कि छांगा मांगे के कल्चर निवासी में फरोग दिया, फलान दिया, अब ये क्यों खुद बुला रहे हैं? क्या वज़ीर साहब को इसके एहसास नहीं है? देखिए, वो गिरबान पकड़ के नहीं बुला रहे हैं ना, आपके लोग खुद जा रहे हैं। नहीं, रियासत मदीना में यही है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो है रियासत मदीने का वज़ीर आला जो है वो MPs को पकड़ के उसके पास चला जाएगा। और फिर ये देखो, ये हर बार यूज चल लेते हैं। मैं कहता हूँ शेख रशीद साहब अब ये कह रहे हैं कि जी वो जो डाकू और चोर एक दूसरे को कहते रहे, तो खान साहब भी तो शेख रशीद को क्या कहते रहे कि ये मैं इसको चपरासी भी ना रखूं, फलाना डाकू है। देखो, आज किस मुंह से शेख रशीद के साथ ये बैठे थे और तारीफ कर रहे थे। जब से शेख रशीद ने ये वजारत संभाली है, 2 दर्जन से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, और उसमें क्या मैनेजमेंट की। और फिर को जो रेलवे के बंदे से मैंने पूछा है, कहते जी ये वादा किया कि हमने 40 गाड़ियां चलानी है, हमारे पास ना डब्बे हैं, ना हमारे पास इंजन है, और जो चीज हमने कंडम करके उनको हम निकाल के पेंट करा के चला रहे हैं। तो जो डब्बे ट्रेन मतलब पटरी पे चलने के काबिल नहीं है, हम उनको मजबूरन इनकी वजह से ला रहे हैं, इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये कहते थे कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो मुतल्लिका वजीर को मुस्तफी होना चाहिए। तो क्यों शेख रशीद साहब और ये खान साहब ज्यादा कहते थे? आज वापस आएंगे तो आपका ये सवाल जो है वो बसरा साहब से यकीनन पूछेंगे कि पहले जो इस्तीफे तलब किए जाते थे अब क्यों नहीं किए जा रहे। और दूसरी बात ये कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात करनी है, उनकी तब्दीली ऑपोजिशन चाहती है, लेकिन इतलात ये भी हैं कि शायद कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस मामले में शायद हुकूमत के साथ नहीं है। तो इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुरम साहब, अब जरा आपकी तरफ आ जाता हूं बिना कोई वक्त जाया किए, जरा ये बता दीजिएगा, ऑपोजिशन मिलकर एपीसी में फैसला कर चुकी है कि चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जाएगा, किसको लाया जाएगा ये तो बहरहाल फैसला बाद में होना है। ये बताइएगा, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर हम समझें या वाकई में ऑपोजिशन जारी है, चेयरमैन सेनेट को अब घर भेजा जाए? इसका मैं जवाब देता हूं सर। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैंने जब पहले बात हो रही थी, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा था कि आपके मुल्क का कानून ये कहता है जब तक किसी पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता और इल्ज़ाम की हद तक है तो उसको आप मुजरिम नहीं कह सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बड़ी अजीब मंतक दे रहे हैं भाई मेरे बसरा साहब कि जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो सबसे मुकद्दस ऐवान है इस मुल्क का, उसमें जा सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं, उसकी कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर सकते। मतलब मुझे तो नहीं समझ आई कि या तो इन्होंने डिफेंड करना ही था इस चीज़ को गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा चलो कुछ तो बोलना है तो ये बोल देते हैं। बहरहाल इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं थी जो अपील कर सके मुझे या किसी भी सुनने वाले को। एटलीस्ट ये गलत हुआ है और उनको इसकी मजम्मत कर देनी चाहिए थी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट की, एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि आज की डेट में सनतों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया फैसलाबाद में, और मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सनतों के बंद होने से 10 लाख पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने का खदशा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है आज की। अच्छा जी, जहां तक बात है चेयरमैन सेनेट की, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो सेनेट में नंबर गेम है, क्योंकि जमहूरियत नाम ही नंबर गेम का है, इसमें ऑपोजिशन की अक्सरियत है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर कोई फैसला करते हैं तो यकीनन वो चेंज ला सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखना यह है कि ये हक तो मौजूद है, ये जमहूरियत हमें ये हक देती है कि जब आपके पास अक्सरियत मौजूद है तो आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। अपोजिशन पार्टीज़ की 1-2 मजीद मीटिंग्स के बाद शायद कोई बेहतर इस पर क्या पेशरफ्त होती है हम आपको आगाह कर सकेंगे। आबिद भाई, अच्छा, मुझे आबिद भाई बात जी राजा खुर्रम साहब लेने नहीं देते। राजा खुर्रम साहब आप अच्छे भले थे, हमारे पास उधर जाके अजीब से हो गए यार। अच्छा, पता नहीं क्या असर हो गया पीटीआई। चेयरमैन सेनेट के हवाले से मैं आपको बात बता दूं। देखिए, मैं 15-20 साल पीपल्स पार्टी में गुजार के आया हूं। जरदारी साहब के साथ मैं तमाम मीटिंग्स अटेंड करता रहा हूं, उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनके 2 स्टेटमेंट आए हैं। अच्छा। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर आने के बाद पहला स्टेटमेंट ये दिया था, माजी को छोड़ो आगे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उनका क्या आया कि बिलावल अब जवान हो गया है, बस मेरे मसाइल हल हो गए, मैं अब खेती बाड़ी करूंगा। आज आबिद भाई मेरा शॉर्ट रिकॉर्ड पे रखिएगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं जाएगी। ये दोनों असल में वो कहते हैं ना सर, वो तो हमारा मसला ना, आप अपनी बात कर लूं, आप पीटीआई की बात करें ना, वो तो आपका मसला है। बात तो सुन ले। हाँ जी, बसरा साहब रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है वो एक पेज पर नहीं आएंगे चेयरमैन सेनेट के हवाले से, लेकिन ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं होगा, संजरानी साहब ही रहेंगे। ये दोनों पार्टियां, अभी आपने बहुत अच्छा वो कहा था, ये दोनों डील के चक्कर में है कि हम प्रेशराइज करें। अच्छा। किसी का दाव लग जाए। आपको पता है 2 बादशाह सलामत का जिक्र तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया नून लीग के हवाले से, कि दोनों ने मुझे कहा था, बाद में कहा ये आपका इंटरनल मसला भी है। भाई मसला ही ये आ रहा है कि माजी में ये होता था, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरह दे सकते हैं एनआरओ। भाई प्राइम मिनिस्टर ही ने एनआरओ देना है का, अगर प्ली बारगेन में जाएं। आइन में कहां लिखा है? आइन में कहां लिखा है? अब देखिए आपने ये बात की थी कि वजीर आजम या आप बताएं हम कर सकते हैं, हम एनआरओ दे सकते हैं। अब मैं बताता हूं माजी में क्या होता था। ये मुझे बताए ना, मियां नवाज शरीफ साहब का एनआरओ किसने दिया था? परवेज मुशर्रफ ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उसको। और बाद में क्या कहा जाता रहा, खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे कि नहीं ये हमारा, और हमारे साथ कहते होते थे, पीपल्स पार्टी कहती थी, हम सब मिलकर कहते थे। फिर 5 साल का, 10 साल का। अच्छा, अब भी आइन में कहां लिखा है कि पीएम इनको एक ऑफर कर रहा हूं। ये अभी इनको बड़ा दर्द उठ रहा है ना, सनतें बंद हो रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। भाई 70 साल का गंद 9 महीने में साफ नहीं हो सकता। आप लूटा हुआ माल वापस कर दें, आप जाएं लंदन जाएं, फ्रांस जाएं, जहां मर्जी जाएं। और दूसरी बात, मिल रही है आपको, जहां जाने जाए वो कह रहे पैसा वापस कर दें, सैर करें, ऐश करें। नहीं देखो, पहले जहांगीर तरीन साहब जिन पे अभी तो हमारे तो साबित होना है ना जी, हमारे पे आज तक कोई किसी जो मियां साहब को ठीक है अदालत सजा दी है, मुझे ये बता दें कि किसी अदालत ने कहा है कि इतने की करप्शन की है, इतने वापस। नवाज शरीफ साहब, अच्छा फैसला मैं भी ले आता हूँ। नहीं उनको मेरी बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल होने थे, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। किसी अदालत ने कहा हो कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है तो इनको या पनामा में नवाज शरीफ का नाम हो या पनामा पे सजा हुई हो, फिर तो बात है।
जहांगीर तरीन साहब पे हमारे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब पे तो मनी लॉन्ड्रिंग की मतलब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है। मैं पूछता हूँ कि कितने पैसे वापस करें सुप्रीम आपने जहांगीर तरीन से, बल्कि उनको फायदा देने के लिए आपने चीनी के रेट ज्यादा करे, पूरे अवाम पे तरफ बोझ बढ़ा दिया है। कहाँ चीनी 52 रुपए थी, आज मार्केट में 80 पे पहुंची हुई है। खुदा का खौफ करे, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? लोग तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2-3 महीने बाद तुम्हारा नदीम अफजल चंद साहब बता रहे थे कि फ्रूट बड़ा सस्ता हो गया इस दफा, बहुत से पाकिस्तानियों ने खाया, जो पहले नहीं खाते थे वो भी खा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं लोगों को बाहर निकालें जो तंग है, लोग बाहर निकालें लोगों को, सड़कों पे कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? लोग खुद सड़कों पे आए, लोग सड़कों पे और आप आपके लिए कोई नहीं आएगा। ये क्या आपकी लूटी हुई दौलत, आपका लूटा हुआ काला धन, आपका माल बचाने के लिए हम इसलिए नहीं आते हैं कि आप फिर कहें कि मुझे हमें हुकूमत नहीं करने दी गई। अब आपने सड़कों पे आने की बात की है साहब जी, आप कह रहे हैं कि आवाम जो है वो सड़कों पर नहीं आ जाए, तो ये बताइएगा लाने वाला कौन होगा? यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है ना, तो इस सिलसिले में आप लोगों की कोई सोच है? भाई जो 10 लाख लोग बेरोजगार हैं ना, सड़कों पे आना है, वो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, बच्चों को फीसें कैसे देगी, खाना कैसे बनेगा? वो खुद लोग आएंगे। हम अगर आ गए तो इन्होंने कहना है कि देखो जो सियासी पार्टी आ गई और इन्होंने हमारे हुकूमत को चलने नहीं दिया। हम तो रियासत मदीना बनाने वाले थे, पता नहीं कौन सी रियासत मदीना, बेखैर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की रियासत मदीना, उसी का शायद हवाला देते हैं क्योंकि इक़दाम गौस साहब कह रहे हैं कि लोग अब खुद सड़कों पर आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि 10 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है, वो कह रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में वो सड़कों पे आ जाएं। बिल्कुल इसका अंदेशा मौजूद है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे बढ़कर इसको कंट्रोल ना किया तो फिर आवाम खुद भी निकल आएंगे। बात यह है आबिद भाई, इस वक्त आपने ये चाहा है कि किसी तरह से अपोजिशन को दबाएं। आपने पहले पूरे पाकिस्तान से टर्न कोर्ट्स इकट्ठे किए, आपने ये केसेस बनाना शुरू कर दिया इलेक्शन के दौरान, RTS बैठ गया, जो भी हुआ बड़ी लंबी दास्तान है। आप जो क्रक्स ये है सारी सूरत हाल का, ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब जो मर्जी कर लें, पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दें, पूरी अपोजिशन पर केसेस बना दें। वो कहते हैं ना जी कि सुनी हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ये अकेले भी रह जाए हुकूमत इनसे फिर भी नहीं चलनी। इस वक्त हालत ये है कि जिसका बिल 1000 आता था वो 3 से 4000 आ रहा है गैस का, यही हाल बिजली का है। दवाइयां 400% महंगी, डॉलर कंट्रोल में नहीं है, पाउंड कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस समझ में नहीं आ रही हर रोज, और 10-10 रुपए की जंप, 9-9 रुपए की जंप प्राइसेस में इस वक्त। चले मुझे वाइंड अप करना है बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और हाथ जोड़ के आपसे ये पूछ रहा हूं, लोगों ने इनका सच चेहरा देख लिया, ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, बिल्कुल एक तरफ रख दें। ये बता दें आम आदमी को कब सहूलत मिलेगी, कब महंगाई कम होगी? एक फितरा इनके काले करतूतों की वजह से, लूट मार की वजह से महंगाई है। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा था ऑपोजिशन को छोड़ दें, आप ये बता दें आप लोगों की अपनी पॉलिसी से कब होगी महंगाई? यार आबिद किस तरह छोड़ दें? ऑपोजिशन को गाली नहीं देंगे तो और कहने को क्या है इनके पास? ऑपोजिशन को गाली देने के अलावा कोई बात ही नहीं है इनके पास। मुकम्मल नहीं कर सकते आप पूरा प्रोग्राम की फुटेज निकाल लें। अच्छा आबिद क्या बताया कि क्या किया आबिद ऐसे आप बात ही गलत कर रहे हैं, आपके पास कुछ कहने को नहीं है। आप भी बोलते रहेंगे नहीं, आबिद बात ये है आप ना बोले, जहां से ये जीते, ये इलेक्टेड, सिंध असेंबली इलेक्टेड है, हम जीते तो सिलेक्टेड, ये हमें इलेक्टेड कहें हमें सिलेक्टेड कहें, भाई लूटा हुआ माल वापस सवाल किया था, आप लोगों को कम से कम बता दें जो हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं कि बसरा साहब PTI की तरफ से बता रहे हैं कि कब हुकूमती इक़दामात उनके लिए रिलीफ का बाइस बनेंगे। जवाब नहीं, आप पूछते रहे, सुबह तक पूछते रहे, 5 बजे तक बिठा के। आबिद भाई एक ही फार्मूला है, ये गंद हमने नहीं डाला, ये 70 साल तहरीक इंसाफ का भी हुकूमत, आपके सवाल का जवाब नहीं 9 महीने में क्या 30,000 का कर्जा 9 महीने में आया है? सर पैदा होने वाला हर बच्चा आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। 1.5 लाख का मकरूज आबू है, 9 महीने से लगे हुए और लगे। अच्छा साहब अब जरा वक्त कम हो रहा है, बस जाते जाते मैं आपको अपनी एक कहानी सुना देता हूं। बचपन से लेके ये उम्र आ गई, लेकिन मैंने हमेशा यही सुना, हर हुकूमत आई उसने एक ही बात की कि पीछे वालों ने कंगाल कर दिया, अब हम दोबारा से तामीर कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं वो दिन कब मिलेगा जब हम ये सुनेंगे अपने कानों से कि आज हमें जो है वो खजाना इतना जो है वो भरा हुआ मिला है और हम पाकिस्तान को जो है वो इस हद तक तरक्की देने में कामयाब हो गए। चले बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि PTI या फिर कोई और भी हो पाकिस्तान के लिए, जो भी आने वाले वक्तों में हमारा हुक्मरान हो, वो पाकिस्तान के लिए खैर का बाइस बने, पाकिस्तान तरक्की करे। बहुत शुक्रिया।